हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में बहुत लंबा अंतराल आ गया। आज हम उसी क्रम में संविधान का भाग 5 जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, भाग 5 के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका जो है अलग अलग भागों में बंटी हुई है। संघ की कार्यपालिका की बात हो रही थी जिसमें राष्ट्रपति पे चर्चा हो चुकी, उपराष्ट्रपति पे चर्चा हो चुकी है। जो तीसरा पार्ट है वो है मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हो चुकी है। इसमें एक टॉपिक और भी है जिसपे बार बार प्रश्न उठते रहते हैं और अलग अलग एग्जाम्स के प्री और मेंस में ये पूछे जाते रहे। वो है भारत में जो व्यवस्था है, जो शासन की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री शैली की व्यवस्था, और उसके जो विपरीत या उससे जो अलग है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। उन दोनों में क्या समानता, क्या असमानता, उनकी तुलना और उससे संबंधित कई अलग अलग पर्सपेक्टिव है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि जो व्यवस्था भारत ने अपनाई वो अंग्रेजों से या ब्रिटिश प्रणाली से प्रभावित होकर अपनाई। ब्रिटेन में जो शासन की प्रणाली है उसे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, प्रधानमंत्री शैली की सरकार कहा जाता है, उसे संसदीय शैली की सरकार यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर सरकार भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर वहां की जो सिस्टम है ब्रिटिश का, उसको कहा जाता है। और यूके के अलावा अन्य भी कई देशों में ये पाई जाती है। तो ये व्यवस्था जो है वो चल रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसके जो दूसरे सिरे पर जो व्यवस्था है उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसे राष्ट्रपति शैली की सरकार भी कहा जाता है। तो दोनों के बीच में मूलभूत फर्क क्या है, दोनों के फायदे नुकसान, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि संसदीय शैली की सरकार जो हमारे देश में है, जो हमने अंग्रेजों से विरासत में ली है, हमने इनहेरिट की है, उसकी व्यवस्था क्या है? उसकी व्यवस्था ये है कि जो संसद होगी वो, या जो लोकप्रिय लोग जो आएंगे शासन को चलाने वाले, वो शासन के सर्वोपरि होंगे। यानी संप्रभु संसद है वो कार्य करेगी सरकार की तरफ से और उसी के पास में अधिकतर शक्तियां होगी। इसको अगर सरल शब्दों में ये समझो कि जो संसदीय शैली की सरकार होती है उसमें जो सांकेतिक सरकार अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है, जबकि जो वास्तविक शक्तियां जिसके पास होती है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री के पास में वास्तविक शक्तियां होती है, वो डी फैक्टो हेड होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास में सैद्धांतिक शक्तियां होती है, वो डी जूरे अध्यक्ष होता है। एक तो बात ये, या इसको उल्टा अगर आप समझिए, दूसरे तरीके से अगर समझने का प्रयास करेंगे अन्य शब्दों में, अदर वर्ड्स में, वो ये कि संसदीय शैली की सरकार में राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष अलग अलग व्यक्ति होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष हेड ऑफ नेशन राष्ट्रपति होगा, सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। जबकि अध्यक्षीय शैली की सरकार में दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। एक और तरीके से अगर समझने का प्रयास करें कि भारत में जो सरकार है, हम जो कहते हैं जिसको सरकार चुनी जाती है, वो सरकार बेसिकली क्या है? कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका जो है वो संप्रभु नहीं है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, या जो अमेरिका में जिस तरह की शासन प्रणाली है, वहां पर सरकार जो बनती है वो किसी भी प्रकार से विधायिका के प्रति या वहां के कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो ये मूलभूत फर्क है। एक और फर्क भी अगर आप समझे कि भारत में वही व्यक्ति सरकार में रह सकता है, वही व्यक्ति सरकार का पार्ट रह सकता है जो कि जिसको पॉपुलर मेजोरिटी ने सपोर्ट किया हो या जिसको विधायिका ने सपोर्ट किया। यानी जो सोर्स है सरकार का वो हमेशा से विधायिका रहेगी, केंद्रीय विधायिका रहेगी, संसद रहेगा, ये या तो राज्यसभा रहेगी या लोकसभा रहेगी। यानी किसी भी व्यक्ति को सरकार बनने के लिए, यानी एमपी जो है वो सरकार में तभी सरकार में शामिल हो सकता है जब तक वो एमपी है। अगर वो नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अपने आप को इलेक्ट करवाना होगा। यानी कि विधायिका जो है वो सरकार के ऊपर है और सरकार बिना विधायिका की इजाजत के कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। सरकार को चाहे पैसा खर्च करना हो, सरकार को चाहे नई नीतियां लानी हो, सरकार को नया टैक्स लगाना हो, किसी भी प्रकार के जो बड़े काम करने हो, उसके लिए उनको जनता के सपोर्ट की आवश्यकता होगी, जनता की इजाजत की आवश्यकता होगी। उसके लिए उनको संसद में जाना पड़ता है, जिसके लिए बिल लाए जाते हैं। तो सरकार में और संसद का जो फर्क है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में जब संसदीय शैली की सरकार की हम बात करते हैं। अध्यक्षात्मक शैली की सरकार में सरकार किसी भी रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। और जैसे भारत में हमने पढ़ा था, हमारे देश में व्यवस्था है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लोअर हाउस को लेकर। यानी कि हमारे देश में सरकार जब तक सरकार है जब तक संसद के निचले सदन में उसकी मेजोरिटी है। अमेरिका में या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। तो अगर अब
हम संसदीय शैली की सरकार की व्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता जो आती है वो ये है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी विशेषता, सरकार बहुमत प्राप्त किए हुए दल की सरकार होती है, यानी बहुमत दल जो जिस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को या उनके अलायंस को मेजोरिटी मिली है वही शासन सरकार या वही शासन का कार्य करेगा। तीसरा जो विशेषता अगर संसदीय शैली की सरकार की या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वो है कि नॉमिनल और रियल या नॉमिनल और फैक्चुअल जो एक्चुअल जो सरकार जो है वो उसका जो नुमाइंदा है वो अलग अलग होंगे। यानी नाम मात्र के लिए तो सांकेतिक रूप से या सेरेमोनियली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के नाम से काम होते हैं सरकार एग्जीक्यूटिव में, लेकिन उसका वास्तविक जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री होता है। अब चूंकि संसद के पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं क्योंकि संसद में जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, तो भारत में जो डेमोक्रेसी का रूप है वो यही है कि सरकार जो है वो बिना जनता की इजाजत के एक पैर भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए संसद को भी दो भागों में बांटा जाता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय व्यवस्था जैसे भारत में है, वैसे अन्य देशों में इंग्लैंड वगैरह में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। तो द्विसदनीय विधायिका यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी एक और विशेषता संसदीय शैली की सरकार की। पांचवी विशेषता वो है डबल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता। सरकार का सदस्य कार्यपालिका का भी सदस्य है और विधायिका का भी सदस्य है, तो दोनों के बीच में एक तरह की ओवरलैपिंग है। हमारे देश में शक्तियों के पृथक्करण की अगर बात आती है, सेपरेशन ऑफ पावर की अगर बात आती है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि विधायिका और कार्यपालिका में एक तरह की ओवरलैपिंग है। अगली विशेषता संसदीय शैली की सरकार की वो है कि स्वतंत्र लोक सेवा की बात आती है और उसमें गोपनीयता की बात आती है। जो कार्यपालिका है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दो पार्ट में बटी हुई होती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब राजनीतिक कार्यपालिका जो कि मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, और वास्तविक जो परमानेंट कार्यपालिका है वो लोक सेवा या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो चुने गए लोग होते हैं और जो कार्य करते हैं वो होते हैं। तो दोनों के बीच का फर्क भी एक इसकी विशेषता मानी जाती है। अब अगली बात कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि संसदीय शैली की सरकार में बहुत सी खामियां हैं। पहली खामी जो बताई जाती है वो ये कि चूंकि एमपीज जो चुन के आते हैं उनका जो है उनका चुनने का जो आधार है वो उनकी लोकप्रियता है। लोकप्रियता और जो एफिशिएंसी है दोनों में आपस में कोई भी अनिवार्य संबंध नहीं है। जो व्यक्ति लोकप्रिय होगा वो अच्छी सरकार चलाएगा, इसमें कोई भी सहसंबंध नहीं है, कोई एसेंशियल कोरिलेशन नहीं है। तो कई लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि इनएफिशिएंट सरकार जो है वो ये संसदीय शैली की सरकार होती है। दूसरी खामी, दूसरी डिमेरिट जो इस व्यवस्था के साथ ही मानी जाती है कि जो नीतिगत बातें होती है उसमें निरंतरता का अभाव होता है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। एक सरकार आई 5 साल बाद में दूसरी सरकार आई, दोनों की नीतियों में इतना ज्यादा फर्क होता है कि एक नीति जो है अपना परिणाम दे उससे पहले नई सरकार आके उस नीति को तोड़ के नई नीति बनाती है। इससे भी प्रभावशीलता का अभाव देखने को मिलता है। अध्यक्षीय शैली की सरकार में इस तरह की चीजें कम देखने को मिलती है। तीसरी विशेषता तीसरी जो खामी इसकी मानी गई वो ये मानी गई है कि कहने को तो ये संसदीय शैली की सरकार है, लेकिन जो प्रत्यायोजित विधायन होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, उसमें वास्तविक नीतियां जो है वो स्थायी कार्यपालिका ही बनाती है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनके पास में न तो इतना समय होता है, न इस समय की इससे संबंधित ज्यादा समझ होती है कि वो इस संबंध में कार्य कर सके। इसलिए वास्तविक शक्तियां जो है वो स्थायी कार्यपालिका के पास रहती है, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स है उनके पास में वास्तविक शक्तियां रहती है। चौथा और एक आक्षेप लगाया जाता है कि चूंकि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है सरकार में, तो सरकार में रहने के लिए जो भी जुगत लगानी होती है उसका पूरा प्रयास किया जाता है संसदीय शैली की सरकार में। क्योंकि आपको एमपी रहने के लिए, आपको सत्ता में रहने के लिए, जैसे भी वोटों की राजनीति में रह के आप किसी भी एमपी का या सरकार का जो सदस्य है उसके हमेशा ये प्रयास रहते हैं, जो राजनीतिक सदस्य ये प्रयास रहते हैं कि किसी तरह से वो सत्ता में रहे, जीते, तो वो नीतिगत कार्यों पर ज्यादा कार्य नहीं कर पाते। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, अध्यक्षात्मक शैली की सरकार की बात करें, जैसा कि अमेरिका उसका उदाहरण है। अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शैली की सरकार है वहां का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी रूप में संसद, वहां की जो विधायिका जो है, वहां की जो कांग्रेस है, जो वहां का जो सीनेट है, उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। और वो अपने लिए जो मंत्री बनाते हैं वो भी किसी भी रूप में एमपी नहीं होते हैं, वो किसी भी स्थान से आ सकते हैं। तो पहली बात आप समझ लें, हमारे यहाँ पर जो इवन जो चुनाव की पद्धति है उसमें प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति का भी सीधा चुनाव नहीं होता है। जो एमपी चुने जाते हैं वही आगे जाके अपने दल के नेता को चुनते हैं। जबकि अध्यक्षीय शैली की सरकार में पहले जो है प्रेसिडेंट का नाम घोषित किया जाता है, उसी के नाम पर चुनाव होते हैं। तो एक तरह से व्यक्ति को ज्यादा महत्ता दी जाती है अध्यक्षात्मक शैली की सरकार में,
जबकि संसदीय शैली की सरकार में व्यक्ति की जगह पार्टी और आइडियोलॉजी को ज्यादा जगह दी जाती है। एक व्यक्ति चुना गया, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, तो कोई भी व्यक्ति अगर चुना जाता है तो उसके साथ, या जो बिडेन हो, तो उसके ऊपर है कि वो अपनी टीम में किसको शामिल करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये जो व्यक्ति प्रधान है, केंद्रीयता का भाव इसमें ज्यादा है, और चूंकि प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से जुड़ी हुई है तो उनकी लायबिलिटी, जो मंत्री परिषद बनते हैं, सरकार के जो पार्ट बनते हैं, वो जनता के प्रतिनिधियों के प्रति किसी भी रूप में जो है उत्तरदायी नहीं होते हैं। दूसरी बात आप देखोगे कि ये सरकार की दूसरी बात, जो खास बात ये है कि इसमें सरकार का प्रधान और राष्ट्र का प्रधान एक ही व्यक्ति होता है। फिर नीतियों में निरंतरता रहती है, क्योंकि नीतियां बनाने वाले लोग जो हैं वो लगातार बने रहते हैं, जो काम करने वाले ऊपर की तरफ से जो चेंज करने का जो आप बोल रहे हो, जो बात उठती है, उसका यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। एक बात जो खास बात यह है कि एक बहुत बड़ी चर्चा चलती है सामान्य वर्सेज विशेषज्ञ, यानी जर्नलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट। प्रधानमंत्री शैली की सरकार में सामान्य की ज्यादातर सरकार चलाते हैं, जर्नलिस्ट जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो अलग अलग विभागों में रहते हैं और उनका आपस में जो है ट्रांसफर भी होता रहता है। जबकि जो राष्ट्रपति शैली की सरकार है वो विशेषज्ञों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। उनकी कार्यपालिका में विशेषज्ञों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे देश में जर्नलिस्ट ज्यादा होते हैं। अध्यक्षात्मक शैली की सरकार की एक विशेषता ये भी है, क्योंकि अमेरिका का जो व्यवस्था है वो इस तरह से है कि अलग अलग राज्य मिलकर बने, इसलिए जो राजनीति से न्यायपालिका एक तरह से मुक्त रहती है। वैसी ये व्यवस्था भारत में भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक शैली की सरकार में ये ज्यादा जो है प्रबल रूप से पाई जाती है। जैसे प्रधानमंत्री शैली की सरकार की कमियां, वैसे अध्यक्षात्मक शैली की सरकार की कमियां। पहला तो व्यक्ति पूजा, व्यक्तित्व के इर्द गिर्द केंद्रीयता का भाव है। जिस शासन व्यवस्था में केंद्रीयता का भाव ज्यादा होता है, सेंट्रलिटी ज्यादा होती है, तो वो पूर्ण तरह से फेडरल हो पाए ये समझना मुश्किल है। तो एक तरह से तानाशाही, व्यक्ति पूजा, इसको ज्यादा जो है तवज्जो मिलती है। दूसरी, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायिता का अभाव है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ जो आंसरेबिलिटी टू लेजिस्लेचर और मेंबर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री, उसका अभाव पाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी है। तीसरी है कि शासन में व्यापकता का अभाव, मतलब जैसी व्यापकता, जैसा जो ब्रॉडनेस प्रधानमंत्री शैली की सरकार में है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से एमपी चुन के आते हैं, वो जिस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं और वहां के लिए जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसा अभाव, वैसी व्यवस्था राष्ट्रपति शैली की सरकार में देखने को नहीं मिलती। तो ये बातें थी राष्ट्रपति शैली की सरकार, प्रधानमंत्री शैली की सरकार। अब आपको ये जानना चाहिए कि अभी इससे संबंधित, अब देखिए ये तो रही सैद्धांतिक बात है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत में जो संसदीय प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से, उसमें एमपी जो है वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं और एक तरह से व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्तित्व का अभाव देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा जो है प्रैक्टिकली नहीं पाया गया है। तो बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट ही मानते हैं कि भारत को जैसे आजादी मिली, आजादी के बाद में नेहरू और इंदिरा गांधी का जो काल था, उसमें व्यक्ति ज्यादा प्रधान थे पार्टी के मुकाबले, और उन्हीं से प्रभावित होकर लोग जो है एमपीज को इलेक्ट करते थे। ये बात निवर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख के बहुत से लोग जो है वो वोट देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति प्रधान है और एमपीज प्रधान नहीं है। एमपी द्वारा प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री के जो प्रभाव से एमपीओ को चुना जा रहा है। तो बहुत से क्रिटिक्स जो है ये भी मानते हैं कि भारत में कहने को भले संसदीय शासन प्रणाली, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो ये एक तरह की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ही है। ये एक आलोचना है, अर्थात ये है या नहीं है ये तो विवाद का विषय है, लेकिन एक तरह का ये इस तरह का एलिगेशन भी लगता है। इसके अलावा एक दो बातें और भी, हमने कहा कि हमने प्रधानमंत्री शैली की सरकार अपनाई, ब्रिटेन से अपनाई, तो क्या ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली एक ही है या इनमें भी कुछ फर्क है? इनमें भी कुछ फर्क है। पहला फर्क जो ये है कि ब्रिटेन में जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो वहां का क्राउन होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति होता है। वहां जो है ब्रिटेन के अंदर रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम है, गणराज्य है। हमारे देश में राष्ट्र का अध्यक्ष जो चुना जाता है, जबकि वहां पर वंशानुगत होता है। दूसरी खास बात यह है कि ब्रिटेन में संसद जो है वो सर्वोच्च है, संप्रभु है। हमारे देश में संसद संप्रभु जरूर, लेकिन वो सर्वोच्च है ऐसा कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। संसद जो है वो न्यायपालिका से ऊपर है या उनकी सबऑर्डिनेट है, ऐसा कहीं भी क्लियर कट हमने नहीं लिखा है। तीसरा फर्क एक ये है कि भारत में प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है अगर वो राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, हालांकि वो लोकसभा का नेता कहलाता है। ब्रिटेन में ये आवश्यक है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स का, यानी जो सामान्य जनसभा है उसका सदस्य होना अनिवार्य है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।
एक और भी फर्क है, ब्रिटेन में किसी भी व्यक्ति को सरकार में शामिल किया जाता है तभी किया जाता है जब वो ऑलरेडी एमपी हो। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर वो ऑलरेडी एमपी नहीं है तो उसको 6 महीने में बाई इलेक्शन उपचुनाव के माध्यम से एमपी बनना जरूरी होता है। एक छोटा सा फर्क है। तो 4 ये छोटे मोटे भेद है भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली में। और जो मूल बात हमारी जो थी अध्यक्षात्मक शैली की सरकार और राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री शैली की सरकार में क्या क्या फर्क है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।